नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात होंगी देश भर से जुड़ी अहम खबरों की और सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह खबर है जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी। केजरीवाल की रिमांड पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है और आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई पूरी भी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर में फैसला आने की संभावना है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई हो चुकी है पूरी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है। केजरीवाल की रिमांड पर थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है। रिमांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर में यह फैसला सामने आ सकता है। दिल्ली से यह अहम खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड से जुड़ा हुआ फैसला कोर्ट ने रखा सुरक्षित। सुनवाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में फैसला आने की संभावना। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में हैं, 1 सप्ताह से वो हिरासत में है। आज एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है। इसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दरअसल ईडी ने 1 हफ्ते की रिमांड मांगी है कोर्ट से उनकी, और इसी को लेकर फैसला फिलहाल कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। खबरें सीबीआई के एंट्री की भी सामने आ रही हैं। अगर सीबीआई की एंट्री होती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, पिछले साल भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, साथ ही साथ लीगल टीम को भी है। लेकिन फिलहाल ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है, जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी लगातार मुखर बनी हुई है। दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तीफा याचिका पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और लुटेरे तो बन ही गए हैं, लेकिन अब वो मानसिक दिवालियेपन की कगार पर भी हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बारे में फैसला उपराज्यपाल को लेना है। इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि क्या अब अरविंद केजरीवाल न्यायाधीश को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं? देखो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई, सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले
माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते, तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए। तो अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने जो 7 दिन की रिमांड मांगी है, इसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और इस्तीफे की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मामले में उपराज्यपाल को फैसला लेना होगा। मनोज तिवारी का भी एक बयान सामने आया है। दरअसल आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट भी गई थी और वहां से बेल नहीं मिली है, जिसके बाद मनोज तिवारी ने यह सवाल किया कि क्या अरविंद केजरीवाल अब न्यायाधीश को और न्यायपालिका को भी राजनीतिक कहना चाहती है। और मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज, ईडी की हिरासत में आने के बाद से ही ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत जल्द कम नहीं होने वाली है, फिर चाहे वो लोकसभा चुनावों का हवाला दें या फिर दिल्ली की सरकार का, दिल्ली की जनता का हवाला दे, क्योंकि ईडी अपना काम कायदे से ही करेगी, प्रोटोकॉल के अनुरूप ही करेगी। ये सबको अब मुझे लगता है समझ लेना होगा। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, आज हमने सुना, मनोज तिवारी का भी बयान सुना कि अरविंद केजरीवाल क्या अब हाईकोर्ट को, न्यायाधीश को, न्यायपालिका को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं। किस तरीके से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ रहा है, क्यों इन आरोपों की गुंजाइश बन रही है? बिल्कुल, बेशक देखिए नितिशा, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जब रिमांड पे लिया है ईडी ने, कोर्ट ने रिमांड पे भेजा, उसके बाद से लगातार राजनीति और तेज होती नजर आ रही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे को आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और लगातार हमने जमीन पर भी देखा है कि लगातार रोज अलग अलग पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज करते जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है, एक PIL दायर की गई थी कि किस तरह से जो सरकार चलाने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे जेल के अंदर से या ईडी के जो रिमांड में उनके तहत, तो कहने के उसका अपोज करने के लिए एक PIL दायर की, उसको अब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था जो आदेश आने के बाद कि उपराज्यपाल इसको लेकर फैसला ले सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति ले सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पूरा मामला जाएगा। तो ऐसे में लगातार इसको लेकर बीजेपी उग्र है और लगातार बयानबाजी कर रही है और कह रही है कि ये क्या अब न्यायपालिका को बताएंगे कि किस तरह से संविधान चलाना है। तो कहने का बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी है तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे रेड्डी को लेकर रखी हो या तो जिस तरह से बीजेपी उनको फंसा रही है, आरोप पॉलिटिकल मैंडेटा के तहत फंसाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप है तमाम जो उसको लेकर अब देखना होगा जब कोर्ट कुछ देर बाद अपना फैसला सुनाएगा, जब क्योंकि ईडी अभी भी 7 दिन का रिमांड डिमांड कर रही है कोर्ट से। और लगातार इस बात का अरविंद केजरीवाल ने भी बात कही कि हम इस बात का अपोज कर ही नहीं रहे हैं कि हमें रिमांड पे मत लीजिए, हम इस बात का अपोज कर रहे हैं कि जो ईडी ने जो तथ्य रखे हैं वो बेबुनियाद हैं, उनके पास उसमें कोई दम नहीं है। इस बात को लेकर बहस हुई है। अब कोर्ट के पाले में पूरा गेंद है। अब कोर्ट कुछ ही देर में इस मामले को लेकर फैसला सुना सकता है। बिल्कुल पंकज, और आम आदमी पार्टी तो लगातार इस गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी करार देती रही है। पंकज, अगर हम बात करें उपराज्यपाल की और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, तो बीजेपी तो पूरी तरह से मुखर है। हमने देखा सड़कों पर आंदोलन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस बीच कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसमें न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, बल्कि उपराज्यपाल को इस मामले में फैसला लेना होगा। तो पंकज, कहीं ना कहीं साफ है कि उपराज्यपाल के पाले में जब गेंद जाएगी तो हम ये कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है अनुमान लगा सकता है कि किस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि हमने देखा है उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच किस तरह की खींचातानी शुरुआत से ही रही है।
बिल्कुल बेशक। देखिए, मैं अगर आपको याद होगा नितिशा, तो कुछ दिन पहले ही जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि जेल से सरकार चला सकते हैं अरविंद केजरीवाल, तो तब भी मैंने कहा था कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के पास जाएगा। उपराज्यपाल ही इसको तय करेंगे कि आगे क्या कुछ होगा, क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड से या जेल से सरकार चला सकते हैं नहीं। तब भी लगातार इस बात को लेकर बहस चल रही थी और अब भी इस बात को लेकर बहस चल रही थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर उपराज्यपाल इस मामले को लेकर दखल देते हैं और ये कहते हैं कि असंवैधानिक है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल फैसले ले रहे हैं, या सरकार चलाने की बात करें या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ये अगर उपराज्यपाल कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्योंकि जब भी इस तरह के मामले, जब कोई भी उपराज्यपाल या सरकार के बीच में बातचीत होती है तो पूरा मामला है संवैधानिक पीठ पर जाता है। तो ये माना जा सकता है अगर इस फैसले को लेकर उपराज्यपाल या तो राष्ट्रपति तक ये मामला जाता है, इस्तीफा देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल या तो हटाए जाते हैं, तो ऐसे में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक जो बेंच है उसके पास जा सकता है, फिर वो इस मामले को लेकर फैसला ले सकता है। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, जब उद्धव ठाकरे मामले को लेकर भी, शिवसेना के मामले को लेकर भी संवैधानिक पीठ ने ही फैसला सुनाया था, तो माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर भी अगर उपराज्यपाल या राष्ट्रपति की तरफ से कोई फैसला सुनाया जाता है तो माना जा रहा है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि कोई भी समझ सकता है कि अगर उपराज्यपाल फैसला सुनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। पंकज, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं आप, क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कितनी देर में फैसला आ सकता है कोर्ट का? जो ईडी ने रिमांड मांगी है उसको लेकर कब तक फैसले की उम्मीद करें? देखिए, अब दोनों तरफ से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिरह की बात हो या तो ईडी की तरफ से, दोनों तरफ से अपनी बातें दोनों वकीलों ने रख ली है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल चाहते थे अपनी बात रखना, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, सिलसिलेवार तमाम बातों को रखी है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा आरोप लगाया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो चंदा मिला उसको लेकर भी आरोप लगाया है। तो तमाम बातों को कोर्ट ने सुन लिया है, अब इंतजार है कोर्ट के फैसले का। तो माना जा रहा है कि आने वाले आधे घंटे के अंदर फैसला आ सकता है कि रिमांड बरकरार रहेगा या, माफी चाहूंगा, रिमांड 7 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाएगा या तो फिर उनको रिलीज कर दिया जाए। तो ये तो याद देखो, दूसरा मामला ये भी है इसमें कि लगातार अरविंद केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं कि हम रिमांड का अपोज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि रिमांड मिल जाए ईडी को और उसके बाद मैक्सिमम 14 दिन के जो रिमांड है उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा सकता है। ये भी एक मसला आ सकता है। लेकिन अब इंतजार ये है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या रिमांड एक्सटेंड करता है या तो फिर कुछ नया फैसला सुनाता है। पंकज, खबरें सीबीआई की एंट्री को लेकर भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं सीबीआई भी अब अपना शिकंजा कसने की तैयारी में है, क्योंकि ये देखा गया था कि पहले भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द भी इसी तरह का कुछ जाल बिछाया गया था, इसी तरह से कानून ने अपने शिकंजे में लिया था उन्हें। बिल्कुल बेशक। देखिए, लगातार जिस मामले को लेकर ईडी तमाम इंक्वायरी कर रही है और पूछताछ कर रही है, और तमाम, क्योंकि ईडी उन तमाम मामले को लेकर इंक्वायरी कर रही जो मनी ट्रेल हुए हैं, जो हवाले के थ्रू पैसे का लेन देन हुआ हो या पैसे को लेकर चर्चा हुई हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर ईडी जांच कर रही है। सीबीआई उस तमाम मामले को लेकर जांच कर रही है जिसमें जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या तो जो एक प्लानिंग की गई है किस तरह से शराब घोटाला किया जाए, उसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है। तो माना जा सकता है कि सीबीआई इस मामले को लेकर अलग अलग एंगल से जांच, और शायद कहीं ना कहीं ये अंदेशा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम को भी होगा। पंकज, आयुषी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेंगे। आयुषी, ईडी ने जो रिमांड मांगी है 7 दिन की, उसको लेकर कोर्ट के फैसले को लेकर क्या जानकारी आपको मिल पा रही है अभी तक? बिल्कुल नितिशा, जिस तरीके से कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें रखी गई हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज खुद कोर्ट को संबोधित करते हैं और कई ऐसे बड़े आरोप जो हैं वो ईडी की कार्रवाई पर लगाते हैं, ईडी की जांच पर लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि इस पूरे घोटाले के जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़े जाना चाहिए और 7 दिनों की रिमांड उन्होंने मांगी है। लेकिन इस पूरे मसले
पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन फैसला सुरक्षित रखने से पहले कोर्ट ने ये चिंता भी जाहिर की कि एक मुख्यमंत्री को हमें वापस से रिमांड पर भेजने पे चिंता भी हो रही है, हम इसको लेकर चिंतन करेंगे, उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन नितिशा जी, जिस तरीके से जो आरोप आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में ईडी की जांच पर लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ये कहा था कि आज एक कुछ बड़े खुलासे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने करेंगे। और आज जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी पूरे तरीके से किसी न किसी दबाव में आके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 4 बयान के आधार पर मेरी गिरफ्तारी हुई है, अगर वो 4 बयान के आधार पर आप किसी चांदनी चौक के जेब कतरे को भी पकड़ने जाए तो उसकी भी गिरफ्तारी नहीं होगी। और आप एक सिटिंग सीएम को इन 4 बयानों के आधार पर सिर्फ गिरफ्तार कर रहे हैं, तो सीधे सीधे गिरफ्तारी को चुनौती दी है। और साफ कहा है कि जिस तरीके से ईडी इस जांच को लेकर जो तथ्य रख रही है, इसमें कई ऐसे तथ्य और हैं जो ईडी रजिस्टर नहीं कर रही है, जो कि हमारे फेवर में है। 1 लाख पन्ने का जो पूरा का पूरा फाइल है वो ईडी दफ्तर में रखा हुआ है, जो कोर्ट के सामने नहीं लाया जा रहा है। और 55,000 पेज का जो शीट है वो कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। तो साफ तौर पे जो रेड्डी हैं उनको भी लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक गंभीर आरोप लगाया कि जो मेरे खिलाफ बयान देते हैं सारथ रेड्डी, उन्हीं को ईडी फिर छोड़ देती है और उसके बाद 55,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। तो कहीं ना कहीं जो तमाम गंभीर आरोप हैं वो इस पूरे के पूरे कोर्ट रूम में जिस तरीके से अभी तक रिमांड पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जो एक नई दिशा दी गई है इसको लेकर, और इसको लेकर भी जांच की मांग की गई है कोर्ट से कि जिस तरीके से सारथ रेड्डी ने पहले मेरे खिलाफ बयान दिया है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को पैसा दिया है और फिर उसे छोड़ दिया गया, इस बिंदु पर भी जांच करनी चाहिए। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट रूम को एक नई दिशा मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो जज हैं वो इस बिंदु को यानी कहीं ना कहीं आयुषी अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम अब इस केस को नया एंगल भी दे रही है। जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि साजिशन, राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारियां की जा रही है, उसी में एक पॉइंट उन्होंने अपना आगे जोड़ दिया है। क्या लगा, क्या कोर्ट रूम के माहौल को देखकर ये लगा कि कोर्ट कहीं रिलेट कर पा रहा है इन आरोपों से? ईडी अपने बचाव में क्या कुछ आगे कह सकती है? बिल्कुल साफ तौर पे एक नया एंगल देने की जरूर कोशिश की गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से, उनके वकील की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये शब्द कहे हैं अपनी जुबान से। लेकिन अगर ईडी रिमांड की बात की जाए कि क्या उन्हें उससे राहत मिलती है या उन्हें ईडी रिमांड पे भेजा जाता है, तो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो दलीलें दोनों तरफ से दी गई है उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ईडी ने भले 7 दिनों की रिमांड मांगी हो, लेकिन 7 दिनों की रिमांड ना मिलते हुए ईडी कुछ राहत जरूर अरविंद केजरीवाल को दे सकती है। आयुषी, लगातार बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो जेल से भी सरकार चला लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे। इस मामले में आगे अब क्या कुछ आम आदमी पार्टी का रुख नजर आ रहा है? देखिए, आज हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसको लेकर आज सुनवाई हुई। वो याचिका इसीलिए थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि ये न्यायपालिका के एरिया में नहीं है, ये कार्यपालिका इसको लेकर फैसला करेगी। कार्यपालिका आयुषी, न्यायपालिका ने अपनी बात कह दी और उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ तक भी ये मामला पहुंच सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का रुख कहां है? क्योंकि हमने देखा जेल से 2 फैसले आए और दोनों ऐसे मंत्रालयों के लिए ऐसे निर्देश आए जो सीधे सीधे आम जनता से रिलेट करते हैं, आम जनता से सरोकार रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं जनता को इमोशनली अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव भी सर पर है। अब आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति नजर आ रही है आपको?
बिल्कुल नितिशा जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 8 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन 8 दिनों में एक बार भी पार्टी के किसी प्रवक्ता से लेकर किसी नेता और मंत्री तक ने ये नहीं कहा कि उनके पास दूसरा चेहरा है, क्योंकि वो अभी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, चाहे वो उन्हें जेल से सरकार चलानी पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था कि उनकी अरेस्टिंग होगी, पार्टी को पहले से पता था उनकी अरेस्टिंग होगी। उन्होंने दिल्ली की जनता के बीच में कैंपेन भी चलाया था, दिल्ली की जनता का समर्थन भी लिया था, तो कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ हैं कि दिल्ली की जनता उनके साथ है, भले सरकार जेल से चले। और इसको देखा जाए तो 7 दिनों के अंदर में जो 2 बड़े आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी से दिए हैं, ये दिखाता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये साबित करना चाहते हैं कि वो कहीं भी रहे, वो अंदर रहे या बाहर रहे, लेकिन वो सक्षम है सरकार चलाने में। और उनकी पूरी की पूरी जो टीम है, उनकी पूरी की पूरी जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं उनकी इशारे, उनकी बयान, उनकी बिल्कुल, और हर लाइन सारे फैसले दिल्ली वासियों के हक में है। बहुत शुक्रिया आयुषी इस जानकारी के लिए। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के गोवा प्रमुख अमित पालकर प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे हैं और ईडी ने इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में पालेकर, रामाराव वाघ, दत्ता प्रसाद नाइक और भंडारी समाज के अध्यक्ष अशोक नाइक को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। कल रात को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे, कल रात को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे, कल रात को 4 बजे, कल शाम को। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीजेआई को प्रमुख वकीलों के पत्र पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताया कि जिस तरह से कुछ वकीलों ने चुनावी मौसम चुना है और हमारी न्यायपालिका जैसी पवित्र संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे एकमात्र लक्ष्य न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर दबाव बनाना है। वो अपनी पसंद का फैसला चाहते हैं। जब भ्रष्टाचार के मामले में शामिल किसी आरोपी को राहत नहीं मिलती है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जरिए अदालतों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जाती है। से खास करके चुनाव का समय चुना गया है चंद लोगों के द्वारा, चंद वकीलों के द्वारा, और हमारे जुडिशरी जैसे पायस इंस्टीट्यूशन को, जो कि हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। चलिए आगे बढ़ते हुए बात महाअघाड़ी की कर लेते हैं। महाअघाड़ी में यानी MOVA में सीट बंटवारे पर बड़ा घमासान चल रहा है। कांग्रेस और एनसीपी में जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर MVA की आज की अहम बैठक है। सीट शेयरिंग पर आज शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। शरद पवार और कांग्रेस के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उद्धव ठाकरे MVA की बैठक में शामिल होंगे। शिवसेना UBT ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जारी की है और इस लिस्ट के बाद से MVA को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। संजय निरुपम ने भी नाराजगी जताई और एक बयान के जरिए MVA में पड़ती फूट के तरफ इशारा भी कर दिया। इधर शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विवाद इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। वो कांग्रेस में रहकर बीजेपी की भाषा में बात कर रहे हैं। बता दें कि संजय निरुपम ने शिवसेना मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से संजय जाधव को टिकट दिए जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वो किसी भी खिचड़ी चोर के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, संजय निरुपम जी का जो बयान आया है उस पर्टिकुलर सीट मुंबई नॉर्थ वेस्ट के ऊपर कोई विवाद ही नहीं था। वो विवाद खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है उनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। उनके पिछले 2 चुनाव देख लीजिए, उन्होंने कांग्रेस का हराने का मार्जिन बढ़ाने का काम किया।
ये हमारी विनिंग सीट है। अब विनिंग सीट को हम गिव अप कर दें, ये कहीं भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। और मैं बोलती हूँ अलायंस के धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जो उन्होंने आरोप लगाए, उनमें ना सत्य है ना तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी भाषा साबित हो रही है। कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दिया है। बाकी जो विवाद हैं या जो उनके कमेंट्स हैं, चाहे वो थोराट साहब हों, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी हों, उनसे हम संवाद करके हम उनको समझाएंगे। जिस तरीके से रामटेक हमारे साथ 25 साल की हमारी ट्रेडिशनल सीट रही है, वो हमने अलायंस का धर्म समझते हुए हमने हंसी खुशी दे दी कांग्रेस पार्टी को। कोल्हापुर में भी जब छत्रपति शाहू जी ने कहा कि उनको लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस के टिकट पे लड़नी है, हमने वो भी हंसी खुशी दे दी। देखिए संजय बयान है में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें TV27 न्यूज के साथ।